Today we will discuss the layers and pathologies. So सबसे पहले हम ना stroke से start करते हैं, ठीक है. Our most important topic today is stroke. सबसे पहले इस्कीमिक ब्रेन इंजरी हुई है या कोई भी स्ट्रोक हुआ है तो वो हमसे कहते हैं कि अगर हमारे पास ब्लड की सप्लाई जो है ना, अगर 5 मिनट के अंदर भी हमारे पास ब्लड की सप्लाई नहीं है और 5 मिनट का हाइपोक्सिया भी हुआ है तो इसमें भी ना हमारे पास न्यूरोनल इंजरी हो जाएगी, जो कि क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, ठीक है. इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी हो जाएगी. तो अब वो हमसे पूछते हैं कि अक्सर ब्रेन का कौन से सेल्स या पार्ट है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हाइपोक्सिक इंजरी होगी, ठीक है. तो हमारे पास एक इन्होंने यहाँ पे हमें एक ना नमोनिक दे दिया, वल्नरेबल हिप्पोकैम्पस नीड प्योर वाटर. वैसे जो ज़्यादा MCQs आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो पूछ रहे थे कि कौन से एरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने सबसे पहले हिप्पोकैम्पस कर देना है, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल हिप्पोकैम्पस इज़ नॉट इन द ऑप्शन तो हमारे पास क्या होगा, तो हमें याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट है नियोकॉर्टेक्स, देन सेरिबेलम, परकिंजी सेल एंड वाटरशेड एरियाज. इन एरियाज़ में भी हमारे पास ज़्यादा जो है न्यूरोनल इंजरी होगी, ठीक है, हाइपोक्सिया. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो प्राइमरी है वो क्या रहेगा, हिप्पोकैम्पस, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसके अंदर इमेजिंग कौन सी करते हैं. हम नॉन कॉन्ट्रास्ट CT भी करते हैं और MRI भी करते हैं. MRI हम करते हैं कि हम जो है ना वो जल्दी डिटेक्ट कर देते हैं, जबकि जो हमारे पास CT है ना वो उसको 6 to 24 और बाद हमारे पास जो है इस्कीमिया को डिटेक्ट करेगा. ओके, ये हमने याद टाइम फ्रेम याद रख लेना है. उसके बाद हमसे वो पूछ लेते हैं कि हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं. अगर तो हमारे पास 12 to 24 और गुजरे हैं तो उसके अंदर यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म और पिग्नोटिक न्यूक्लियाई है. लेकिन अगर हमारे पास 24 to 72 और हो गया तो इसके अंदर नेक्रोसिस है और प्लस न्यूट्रोफिल्स है. हमने वैसे भी पढ़ा कि 24 और बाद न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना वो माइग्रेट करके आ जाते हैं. उसके बाद 3 to 5 डेज में मैक्रोफेजेस आ जाते हैं. और ब्रेन के मैक्रोफेजेस कौन से हैं, माइक्रोग्लियल सेल. 1 to 2 वीक्स में रिएक्टिव ग्लायोसिस प्लस वेस्कुलर पॉलीफ्लेशन एंड ग्रेटर इन 2 वीक्स जो है ग्लायल स्कार. अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले वल्नरेबल हिप्पोकैम्पस का पता चल गया, इरिवर्सिबल एक्सोनल इंजरी. उसके बाद हमें इसके पता चल गया हम कौन से इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं. उसके अलावा हमारे पास कौन से हिस्टोलॉजिकल फीचर्स चेंज हो रहे हैं. उसके अलावा फिर वो पूछते हैं अगर इसकी भी नेक्रोसिस या स्ट्रोक हो गया तो उसके अंदर नेक्रोसिस कौन सी होती है. तो नेक्रोसिस का स्नेरियो आते हैं वो बता देते हैं लिक्विफेक्टिव है, कोगुलेटिव है या फिर फिब्रिनस है. तो आपने बताना होता है कि ब्रेन की कोई भी इंजरी होगी इसके अंदर हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी. लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का भी हमारे पास बहुत MCQs आता होता है. अच्छा, उसके बाद वो हमसे पूछ लेते हैं कि किस वजह से इस्कीमिया हो, थ्रोम्बोटिक होते हैं, एम्बोलिक भी हो सकते हैं, हाइपोक्सिक भी हो सकते हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये है कि इसका ट्रीटमेंट वो अक्सर पूछ होते हैं कि पेशेंट आया 12 और बाद तो आप क्या करेंगे. तो इसका हमें पता है कि हमारे पास इसका जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो TPA है. लेकिन उन्होंने तो हमें 12 और के बाद का कह दिया है तो हम इसमें TPA नहीं लगवाएंगे. वो हमें टाइम फ्रेम ज़्यादा देंगे, या अगर वो हमें टाइम फ्रेम 3 to 4.5 और के अंदर देंगे तो हम इसके अंदर TPA लगाएंगे. तो वो हमारे TPA के जो टाइम फ्रेम है उससे हमारे जो हमारी इवेलुएशन कर रहे होते हैं, ठीक है. तो हमने याद रखना है कि अगर विद इन 3 to 4.5 और ऑफ ऑनसेट आएगा ना तो हमने वहाँ पे TPA जो है उसको लगवा देना है, ठीक है, पेशेंट को. और ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक क्या होता है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक के अंदर हमारे पास होता है कि हमारे पास रिवर्सिबल एपिसोड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास रिवर्स हो जाते हैं लेस देन 15 मिनट में. ओके, और इसका जो है वो अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि इसके अंदर भी इस्कीमिक की वजह से होता है या फिर हमारे पास कोई रीनल आर्टरी एम्बोलाई जो होती है ना उसके अंदर हमारे पास कैरोटिड आर्टरी डिजीज से उसके अंदर भी हो सकता है, जैसे अमाइलोसिस फ्यूगस के अंदर होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद सेरिब्रल एडीमा क्या होता है. सेरिब्रल एडीमा जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि फ्लूइड अकोमुलेशन इन ब्रेन पैरेन्काइमा. तो वो अक्सर पूछते हैं कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एडीमा. तो एक तो साइटोजेनिक होता है और एक वेजोजेनिक होता है. साइटोजेनिक जो है इंटरसेलुलर फ्लूइड अकोमुलेशन होती है, जबकि जो वेजोजेनिक एडीमा है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अकोमुलेशन होती है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है. जो हमारे पास साइटोजेनिक है उसका काज है इस्कीमिया, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH या हाइपर अमोनीमिया. लेकिन जो वेजोजेनिक है उसके अंदर हम हेमरेज, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर, ये सब रीजंस होंगे, ठीक है. इनमें से इतना कुछ आता नहीं है सेरिब्रल एडीमा से, लेकिन यू जस्ट हैव टू गो थ्रू. सो वेरी इम्पोर्टेंट
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका हर पॉइंट आना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, हमने जो लास्ट टाइम ट्रैक्स वगैरह डिस्कस किए हैं ना, और हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने फिजियोलॉजी पोर्शन से, उससे इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सर्कुलर विलस में पढ़ी थी। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है जो होम्युनकुलस भी होता है, उसमें भी सबसे पहले जो हमारे पास बना हुआ होता है होम्युनकुलस, उसमें हमारे पास यहाँ पे लेग वाला पोर्शन आ रहा होता है। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमेशा लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगी, ठीक है, वो सप्लाई पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो अपर लिम्ब और फेस को, ठीक है। और जो लेंटिकुलर स्ट्राइएट आर्टरी है ना, वो हमारे पास स्ट्राइएटम और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करी होती है। तो इसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होगी। और जो कोर्टिकल साइंस है वो एब्सेंस होगी, निग्लेक्ट, एफेजिया, विजुअल फील्ड जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से हमने जो याद रखना है ना, वो यही याद रखना है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का कि लोअर लिम्ब को, और जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो अपर लिम्ब और फेस को सप्लाई करेगी, ओके। अब जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है ना, उससे एमसीक्यूज आते हैं सिंड्रोम्स के, ठीक है। जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ना, वो हमारे पास ओसिपिटल रीजन है ना, उसको हमारे पास सप्लाई करी होती है, ठीक है। ओसिपिटल रीजन में सारा आई वाला एरिया आ रहा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमिया एनोपिया विद मैक्यूलस स्पेरिंग होती है। इसके अलावा प्रोस्पेग्नोसिया भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन सा, ओसिपिटल रीजन, आई वाले रीजन को सप्लाई करिए, इसके अंदर वेबर सिंड्रोम होगी। अक्सर वो हमारे पास वेबर सिंड्रोम का सिनेरियो पूछ रहे होते हैं, उसमें वो पूछ रहे थे एक पेशेंट है, उसको एप्सिलेटरल क्रेनियल पाल्सी है और कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया है। तो वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि इसके अंदर थर्ड क्रेनियल पाल्सी है, यानी आई साइंस है, आई सिम्टम्स है, तो वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होगी, ओके। अगर बेसेलर आर्टरी का फॉर एग्जांपल हमसे पूछ रहे हैं, इसको हम कहते हैं, पहले वेबर सिंड्रोम थी, यह है लोकड-इन सिंड्रोम। लोकड-इन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या होगा, वो कह रहे हैं इसके अंदर हमारे पास पोन्स मेडुला और लोअर मिड ब्रेन इन्वॉल्व है। कोर्टिको स्पाइनल और कोर्टिको बल्बर ट्रैक है। कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि ये हमारे पास मोटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। वोलेंटी मूवमेंट्स नहीं है, लॉस ऑफ वोलेंटी मूवमेंट्स हो गया ना, उन्होंने लिख दिया, तो क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। उसके अलावा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आई मूवमेंट्स होंगे। तो ट्रैक हमें पता था ना, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक, यहाँ पे हमारे पास उसका फंक्शन लॉस हुआ है, तो हमें पता चल गया वोलेंट्री मूवमेंट्स लॉस हो गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोर्टिको स्पाइनल और बल्बर ट्रैक जो क्या करा रहे होते हैं, वोलेंट्री मूवमेंट्स। इसी तरह हम कह रहे हैं एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये हमारे पास होती है लेटर पोंटाइन सिंड्रोम कराती है। इसके अंदर हमारे पास कौन सा होता है, फेशियल नर्व न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है ना, वो हमारे पास डैमेज हो गया। फेशियल न्यूक्लियाई हमने क्या पढ़ा था कि क्या करा रहा होता है, फेस के मसल्स को सप्लाई करा होता है, लैक्राइमेशन, सेलिवेशन और टेस्ट एंड टीयर टू थर्ड ऑफ टंग में। जब ये हमारे पास डैमेज हो गया, तो ये सारी सेंसेशन भी हमारे पास कम हो गई है, ये लॉस्ट हो गई है। और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हमारे पास क्या करा रहा होता है, सेंसी न्यूरल हेयरिंग करा रहा होता है। जब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई डैमेज हो गया, तो सेंसी न्यूरल डिफनेस और वर्टाइगो हो गया, ठीक है, यानी इसकी सेंसेशन भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमने दो तरह के पढ़े थे, एंटीरियर और लेटरल। एंटीरियर का था क्रूड टच वगैरह, और लेटरल का था पेन और टेम्परेचर। तो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन भी खत्म हो गई है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर किसके अंदर होते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम में, तो हॉर्नर सिंड्रोम हो गई है। तो इस तरह हमारे पास इनर एयर में सेंसिटिव हेयर लॉस हो गया। तो हमने जो ट्रैक पढ़े थे, जो ट्रैक इसके अंदर डैमेज हो रहा है, वही सेंसेशन हमारे पास लॉस्ट हो रही है। हमें ट्रैक पता होंगे तो हमें पता होगा, वो ना ट्रैक दे देते हैं कि ये वाला ट्रैक डैमेज हो गया, ये वाला, तो फिर वो सेंसेशन पूछ रहे होते हैं। तो आपको पता होता है ये सेंसेशन कौन सा ट्रैक लेके जा रहा है, तो वो डैमेज हुआ है, तो उससे वो वाली सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसमें कह रहे हैं न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस का हमने पढ़ा था मोटर भी, सेंसरी भी और सिंपैथेटिक भी, ठीक है। इसके 3 न्यूक्लियस थे, हमने पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था डिस्फेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये सब कराते हैं, ठीक है, ये हो गया। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वर्टाइगो हो जाएगा लॉस। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या कराता है, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लॉस्ट हो गया। सिंपैथेटिक फाइबर हॉर्नर सिंड्रोम थी, इप्सिलेटर हॉर्नर सिंड्रोम। सेरिबेलर पुडंकल, सेरिबेलम हमारे पास क्या करा होता है, बैलेंस। अगर नहीं होता क्या होता है, एटेक्सिया डिस्मेट्रिया, तो एटेक्सिया और डिस्मेट्रिया भी होगा। तो इसके अंदर हमारे पास ये सिंड्रोम जो है सारी फीचर्स के साथ कौन सी बनेगी, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम या वेलनबर्ग सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरह एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में उन्होंने बताया कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक लॉस्ट हो रहा है। कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक हमने क्या पढ़ा था, मोटर सप्लाई है, तो पैरालिसिस होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रालेटिव पैरालिसिस। मीडियल लेमिनिस्कस से हमने पढ़ा था, मीडियल लेमिनिस्कस क्या करा रही होती है,
लाइट, टच, वाइब्रेशन, प्रोप्राइसेप्शन, तो ये प्रोप्राइसेप्शन और सब ये सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोग्लोसल नर्व वो टंग को सप्लाई कर रही होती है, तो हाइपोग्लोसल डिसफंक्शन हो गया, इसको हम मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम कह रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने ट्रैक पढ़े थे हमें उनकी सेंसेशन आती थी, तो हमें पता चल गया कौन कौन सी सेंसेशन लॉस्ट हुई है। सिनेरियो में आता ही यही है, या तो वो ट्रैक बता देते हैं, फिर कहते हैं सिंड्रोम कौन सी है और इसमें कौन से फीचर्स आएंगे। ट्रैक हमें पता है, हमें फीचर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास वो पूछ रहे होते हैं कि अगर हमें सिम्टम्स बता देते हैं तो हमें पता होता है ये सिम्टम किस ट्रैक से हो रही है, हम ट्रैक को डायग्नोस करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी सिंड्रोम बन रही है, ओके। उसके बाद है न्यूनेटेड इंटरवेंटिकुलर हेमरेज। न्यूनेटेड इंटरवेंटिकुलर हेमरेज है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इंक्रीज रिस्क होता है प्री मैच्योर के अंदर ना वेंट्रिकल्स की ब्लीडिंग हो जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस पोर्शन टू। नेक्स्ट है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है ना ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज के भी एक चीज़ एक एमसीक्यूज पॉइंट है। सबसे हम पहले करते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा, फिर सबड्यूरल, फिर सबअरेक्नाइड और फिर इंट्रापेरेन्काइमल। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके अंदर जो हेमाटोमा बन रहा है, तो कोई वेसल या इंजरी हो रही होगी तो हम वो वेसल डायग्नोस करते हैं। अगर तो एपिड्यूरल है तो उसके अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी होगी, अगर सबड्यूरल है तो ब्रिजिंग वेन्स होंगे। अब सब अरेक्नाइड है तो वहाँ पे जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर होगा, मेनली कौन सा होता है सेक्युलर एन्यूरिज्म। और उसके बाद अगर इंटरपेरेन्काइमल हेमरेज है तो इसके अंदर क्या होगा, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से होगा या आर्टीरियोवेनस मेल फॉर्मेशन की वजह से होगा, ओके। वेसल्स हमने डायग्नोस कर ली, ठीक है। अब हमारे पास कि इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ये करने के इनके फीचर्स क्या होते हैं। अभी देखिए हमने वेसल्स तो हमने कर ली, इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर, इसके अंदर ये होता है कि पहले ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, फिर एक रिकवरी पीरियड होता है जिसको हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, और उसके बाद फिर से हमारे पास रैपिड डिटेरियोरेशन होती है क्योंकि हेमाटोमा एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हम इसके अलावा हमारे पास जो सबड्यूरल हेमाटोमा होता है ना वो अल्कोहल ओवर यूज़ की वजह से मेनली हो रहा होता है, ठीक है। और सब अरेक्नाइड जो होता है ना वो वेसोस्पाज्म की वजह से होता है। इंटरपेरेन्काइमल हेमरेज जो है वो हमने पढ़ा था आर्टियोवेनस कोई ब्लीड की वजह से मेल फॉर्मेशन। अब हमने सीटी स्कैन कराया इन सब में, अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा है, ठीक है। वो सिनेरियो में देंगे बाई कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, नॉट क्रॉसिंग सुचर लाइन। ये देखिए ये हमारे पास बाई कॉन्वेक्स है, ठीक है, लेंटिफॉर्म शेप्ड, तो ये एपिड्यूरल है। जो सबड्यूरल होगा ना वो हमारे पास क्रीसेंट शेप्ड होगा, ठीक है, क्रीसेंट शेप्ड, ठीक है, और वो क्रॉस करेगा सुचर लाइन। जो सबअरेक्नाइड हेमरेज होगा ना तो वो हमारे पास कैसे होगा, ये ऐसे हमारे पास जो ब्लड है वो हमें मिलेगा, ठीक है, वेंट्रिकल्स के आसपास। और जो इंटरपेरेन्काइमल है जो वो ब्लड का जो हमारे पास ब्रेन का पेरेन्काइमल है वहाँ पे हमें ब्लड मिलेगा, ओके। तो इस तरह हमें ये फीचर्स पता चलेंगे। मेनली एपिड्यूरल और सबड्यूरल का पूछे थे, और एपिड्यूरल के अंदर हमारे पास वो है बाइकॉन्वेक्स शेप और जो सबड्यूरल है वो हमारे पास क्रीसेंट शेप्ड है। अच्छा, एक और सिनेरियो आता है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। जब भी वर्स्ट हेडेक का आ जाएगा, वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ का सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वो हमारे पास कहेगा कि जो लिम्बर पंक्चर है वो भी हमारे पास हेमरेजिक है, हेमरेजिक लिम्बर पंक्चर होगा। एलपी हम करेंगे तो वो हेमरेजिक आएगा, तो वो हमारे पास सबअरेक्नाइड हेमरेज है, ओके। तो इस तरह हमने ये सारे जो है हेमरेजेस हेमाटोमा याद कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा यू कैन स्किप दिस पोर्शन, बट एफीजिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एफीजिया से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज आते हैं। तो एफीजिया के अंदर हमारे पास जो है कि जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज डेफिसिट है, एफीजिया मीन, तो ये हमारे पास मेनली जो होते हैं ना ये हम दो होते हैं, लेकिन इसके अंदर से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ब्रोकास और वर्निक्स। सबसे पहले तो देख लेते हैं ब्रोकास एरिया कौन सा होता है। ये इन्फीरियर फ्रंटल गायरस और फ्रंटल लोब है, और जो वर्निक्स एरिया है ना सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब है, ठीक है। अब जो ब्रोकास एरिया होता है ना वो हमारे पास जो होते हैं ना इसके अंदर लैंग्वेज प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जो वर्निक्स एरिया इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो रही, ठीक है, उसके अंदर लैंग्वेज प्रोडक्शन ही नहीं हो रही और यहाँ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो रही। तो हमारे पास अक्सर सिनेरियो आ जाता है कि लैंग्वेज प्रोडक्शन नहीं है तो कौन सा एरिया है, एरिया बता देना है, तो या फिर इसको कहेंगे क्या, ये ब्रोकास। फिर इसी तरह इसका भी आ जाता है एरिया कौन सा इन्वॉल्व है और इसके अंदर इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, अक्सर आ जाता है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर वो पूछता है डैमेज किसका है, तो बताना होता है आर्कोइड फेसिकुलस का, ठीक है। और ग्लोबल का होता है कि ग्लोबल एफीजिया क्या होता है, उसके अंदर ब्रोकास और वर्निक्स एरिया जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए चारों याद कर लेने हैं, ब्रोकास, वर्निक्स,
वर्निक्स, और इसके अलावा कंडक्शन के अंदर डिफेक्ट किसका हो रहा है, आर्कुइड फेसिकुलस का। और इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल के अंदर वर्निक्स और ब्रोकास दोनों एरिया अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसके अंदर ना ही लैंग्वेज प्रोडक्शन हो रही है और ना ही लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हो रही है, तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पैथोलॉजीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।